ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज नया टॉपिक जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर का नाम है, पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, जब भी पार्टनरशिप जब भी पार्टनरशिप जब भी पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में चेंज आ रहा था, जब भी पार्टनर्स के रिश्ते में चेंज आ रहा था, उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते थे। सर ये तो पहले कभी बताया नहीं आपने, क्योंकि टर्म ही नहीं आई। जैसे फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर थे, जेठालाल, अय्यर, बबीता। इनका रेशियो था 5:3:2, पर रेशियो हो गया था चेंज करके 1:1:1। तो इसका मतलब जेठालाल, अय्यर, बबीता के बीच में जो पुराना रिश्ता था 5:3:2 वाला, वो खत्म हो गया था। और फिर नए रिश्ता चालू हुआ था 1:1:1 वाला। उसको भी पता है क्या बोलते थे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब दो पार्टनर थे, ए और बी, और सी नया पार्टनर आ रहा था, तो ए और बी का जो पुराना रिश्ता था वो खत्म हो रहा था और नया रिश्ता चालू हो रहा था। ए और बी और सी के आपस में साथ का नया रिश्ता चालू हो रहा था। उसको भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते थे। ए और बी का पुराना रिश्ता खत्म, नया रिश्ता चालू। जब ए और बी और सी तीन पार्टनर थे और सी रिटायर होके बाहर जा रहा था, तो ए और बी और सी का पुराना रिश्ता खत्म हो रहा था और ए और बी का नया रिश्ता चालू हो रहा था। उसको भी क्या बोलते थे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब ए और बी और सी तीन पार्टनर थे और सी की डेथ होके सी फॉर्म से बाहर जा रहा था, तो ए और बी और सी का रिश्ता खत्म हो गया था, क्योंकि सी तो अब रहा ही नहीं। इसको भी क्या बोलते थे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिश्ता खत्म हो रहा था, नया रिश्ता चालू हो रहा था। रिश्ता खत्म हो रहा था, नया रिश्ता चालू हो रहा था। खत्म हो रहा था उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब खत्म होना, क्लोज होना। यहां पता है क्या हो रहा है? यहां रिश्ता खत्म नहीं हो रहा। मतलब यहाँ रिश्ता, सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं हो रहा, यहाँ तो रिश्ते के साथ साथ में धंधा भी खत्म हो रहा है। तीन पार्टनर थे, ए और बी और सी। अब तीनों पार्टनर भी नहीं रहेंगे, रिश्ता खत्म। और धंधा भी नहीं रहेगा, धंधा खत्म। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ रिश्ता, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिश्ता खत्म और साथ में धंधा भी खत्म, फॉर्म भी बंद। सारा सामान बेचना पड़ेगा, सारे असेट्स बेचने पड़ेंगे। असेट्स बेच के सारी लायबिलिटीज चुकानी पड़ेगी। आपको पता होगा दो टाइप की लायबिलिटी होती है, एक तो इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक तो घर वालों का पैसा यानी पार्टनर्स का पैसा जो हमसे पार्टनर मांगते हैं, और एक बाहर वालों का पैसा यानी कि जो क्रेडिटर हमसे मांगते हैं, बैंक वाले हमसे लोन का पैसा मांगते हैं, या आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, किसी दोस्त का लोन है, कोई भी पैसा मांगता है। ठीक है? तो अगर हम असेट्स बेचेंगे तो बताओ, दिमाग लगाओ, पहले किसको पैसा चुकाना पड़ेगा, घर वालों को या बाहर वालों को? तो पहले बाहर वालों को चुकाएंगे पैसा, यानी कि पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज वालों को पे कर देंगे और फिर इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनर्स के बीच में रिश्ता भी खत्म और धंधा भी खत्म, बिजनेस भी बंद, फर्म भी खत्म, फर्म भी क्लोज। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पहले पढ़ चुके हैं, पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पहली बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कंप्लीट क्लोजर ऑफ योर बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशन, वेयर बाय। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे फर्म बंद हो जाएगी, फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट, खत्म, फर्म खत्म। सारे असेट्स को बेचा जाएगा, सारे असेट्स को रियलाइज करा जाएगा, बेच के पैसा रियलाइज करेंगे, पैसा रियलाइज करेंगे, और फिर किसको चुकाएंगे? लायबिलिटीज को चुकाया जाएगा। लायबिलिटीज आर सेटल्ड। बैग में डाल, बैग में। यार समझदारी ला थोड़ी सी बेटा, बड़े हो गए आप। ऑल दी एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड ऑल दी लायबिलिटीज आर सेटल्ड। इससे क्या होगा? बिजनेस खत्म। सारे एसेट्स ही बेच दिए, सारी लायबिलिटी चुका दी, काम खत्म, खत्म हो गया बिजनेस। अच्छा सुनो, अगर मान लो असेट्स थे, असेट्स बिके 5 लाख में,
एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी चुका दी, घर वालों की इंटरनल लाइबिलिटी भी चुका दी, 4 लाख की थी टोटल लाइबिलिटी, बाहर वालों की और घर वालों की मिला के थी 4 लाख की लाइबिलिटी। असेट बेच कितना मिला? 5 लाख। बाहर वाले और घर वालों का पैसा यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और पार्टनर का कैपिटल चुकाने के बाद, 4 लाख का चुकाने के बाद भी कितना पैसा बच गया? 1 लाख। क्या हो गया? फायदा हो गया, गेन हो गया, गेन ऑन रियलाइजेशन। असेट को बेच के लाइबिलिटीज चुका के भी पैसा मिल गया, पैसा बच गया, गेन ऑन रियलाइजेशन। कौन बांट लेगा? पार्टनर्स बांट लेंगे। किस रेशियो में? जो उनका रेशियो था फर्म बंद होने से पहले, जो उनका रेशियो था उस रेशियो में बांट लेंगे। समझ में आ रही बात? अगर लॉस हो गया तो असेट बिका 4 लाख में पर लाइबिलिटीज थी 5 लाख की, लॉस हो गया तो ये लॉस भी कौन बांटेंगे? पार्टनर्स बांट लेंगे। पार्टनर्स को बेचारों को कम पैसा मिलेगा, पार्टनर्स को बेचारों को फिर कम पैसा मिलेगा। समझ में आ गया? तो क्या बोला? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन वेयर बाय फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट, ऑल द एसेट्स विल बी सोल्ड ऑफ, विल बी रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड। इससे क्या होगा? बिजनेस खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ध्यान रखना, पार्टनर उन्हें ही बोलते थे जिनका आपस में कुछ रिश्ता था। वो रिश्ता खून का नहीं था, वो रिश्ता इकोनॉमिक रिश्ता था। वो रिश्ता था कि अगर हम साथ में धंधा कर रहे हैं तो धंधे के होने वाले प्रॉफिट्स को भी साथ में बांटेंगे और लॉस को भी साथ में बांटेंगे। इसको बोलते थे म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप। पर आज धंधा ही बंद हो रहा है तो रिश्ता भी खत्म और धंधा भी खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म। पार्टनरशिप मतलब रिलेशनशिप, पार्टनरशिप भी खत्म और फर्म भी खत्म। इसलिए इस चैप्टर को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बंद, रिश्ता भी गया और फर्म भी गई। समझ में आ गई बातचीत? पक्का? श्योर? क्लियर? ओके। अब सर धंधा बंद कैसे कैसे हो सकता है? तो सर अपने यहाँ पे 5 मोड हैं। एक है म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअली डिसाइड करा पार्टनर्स ने कि नहीं अब धंधा नहीं करेंगे, आगे धंधा नहीं बन पा रहा है, लॉस में हो पा रहा है, या कोई संभालने आ नहीं रहा, मैं अकेले संभालूंगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, धंधा बंद कर दिया। एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ता है फर्म को। कब करना पड़ता है? जब सारे पार्टनर क्या हो जाएं? इंसॉल्वेंट, दिवालिये हो जाएं, या फिर सारे पार्टनर दिवालिये हो जाएं सिर्फ एक के अलावा। समझना, 4 पार्टनर है, ए बी और सी और डी। सर क्या हो गया आपको? सब सही है ना? ठीक। 4 पार्टनर ए बी और सी और डी, 4 पार्टनर थे, ठीक है, 4 पार्टनर थे, चारों दिवालिये हो गए, चारों इंसॉल्वेंट हो गए। फर्म बंद करनी पड़ेगी, सामान सट्टे बेचने पड़ेंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि भैया मेरे पास सारा सामान मेरे बेच बुचा के मैं अपनी लाइबिलिटी चुका नहीं पा रहा, तो जितना है वो तो बेच। तो अगर पार्टनरशिप में शेयर है किसी पार्टनर का तो वो बेचना पड़ेगा। अच्छा सुनो, अगर मान लो डी कहता है कि भैया मैं तो इंसॉल्वेंट नहीं, मैं तो सॉल्वेंट हूं, पर ए और बी और सी इंसॉल्वेंट है, तो क्या करना पड़ेगा? तो भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। मतलब या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म को बेचना पड़ेगा, फर्म के सामानों को बेचना पड़ेगा, लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। और अगर सारे पार्टनरों में से सिर्फ एक सॉल्वेंट बचा है, बाकी सारे इंसॉल्वेंट है, तो भी हमें फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोलते हैं इसको। या फिर आपका धंधा ऐसा है कि जो क्या हो गया है? अनलॉफुल। पहले प्लास्टिक का अपन कोई पैकेजिंग करते थे, प्लास्टिक के बैग बनाते थे, पर रात 8 बजे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आके बोले कि आज रात 8 बजे के बाद इस प्रदेश में प्लास्टिक के बैग्स नहीं बनेंगे, तो अपना धंधा ही अनलॉफुल हो गया। गलत काम नहीं कर रहे थे अपन, अपन तो लॉफुल एक्टिविटी कर रहे थे, प्लास्टिक के बैग बना रहे थे, पहले परमिशन थी। रात को 8 बजे आगे सीएम साहब ने आके बोला कि नहीं जी अब हमारे प्रदेश की धरती पे, राजस्थान की धरती पे प्लास्टिक नहीं बनाया जाएगा। तो अब क्या करें? सामान सट्टे बेचो और क्या कर जाओ और क्या मतलब? हो गए डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। समझ में आएगी बातचीत? क्लियर? श्योर? पक्की श्योर? ओके। ये एमसीक्यू में आते हैं, वायदा भी बता रहा हूं मैं आपको। अब सुनो मेरी बात, कंपल्सरी डिसोल्यूशन के क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है। इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसोल्यूशन होना, ये सीए फाउंडेशन में आता है, आपके कोर्स में नहीं। आपके कोर्स में, आपके 12th के सिलेबस में जो डिसोल्यूशन है ना, वो कौन सा वाला है? सिर्फ आपस में डिसाइड किया, बन नहीं रही है, काम नहीं हो रहा, धंधा नहीं कर पा रहे, धंधा बंद, म्यूचुअल अग्रीमेंट वाला डिसोल्यूशन है और उसी के क्वेश्चन है। तो सर क्या फर्क पड़ता है? इंसॉल्वेंसी से डिसोल्यूशन होगा तो क्या अलग अकाउंटिंग होती है? हाँ,
अगर कोई पार्टनर बर्बाद होता है इसलिए अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, अकाउंटिंग का तरीका बदल जाता है, वो आपके कोर्स में है ही नहीं। म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसोल्यूशन होगा, नॉर्मल डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग आपके कोर्स में है। तो देखो 5 टाइप से होता है डिसोल्यूशन, एक तो म्यूचुअल अग्रीमेंट, एक कंपलसरी डिसोल्यूशन, और भी अपने पास में 3 टाइप है। बाय नोटिस, बाय नोटिस का मतलब क्या होता है? आपका रिश्ता था विल का, विल का मतलब जब तक इच्छा है तब तक रिश्ते में है, जिस दिन इच्छा खत्म उस दिन रिश्ता खत्म। तो आपकी इच्छा खत्म हो गई, अब बोले यार अपनी नहीं बन पा रही थी, अब इच्छा नहीं है हमारी कंटिन्यू करने की। रिलेशनशिप एट विल था आपका, पहले पार्टनरशिप एट विल थी, अब आपकी विल ही नहीं है कंटिन्यू करने की, तो आपने बोला मेरी विल नहीं है कंटिन्यू करने की, बंद करते हैं, बंद कर दिया। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल दी फॉर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर। 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने आके बोला मेरी इच्छा नहीं है, धंधा बंद करो, धंधा बंद करो। सारे पार्टनर को वो नोटिस देगा कि भैया मेरा तो इंटेंशन है कि फर्म को बेचो। अच्छा वो ये नहीं कहेगा मैं बाहर जाऊंगा, हाँ वो बोलेगा धंधा बेचो, सामान सट्टे बेचो, लाइबिलिटी चुकाओ, हिसाब किताब करो, खत्म करो बिजनेस, तो बंद करना पड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप एट विल में अगर एक पार्टनर ने भी अनविलिंगली दिखा दिया, अनविल दिखा दी कि मेरा तो विल नहीं है अब काम करने का, धंधा बेचो, धंधा बेचना पड़ेगा पार्टनरशिप एट विल में। पर पार्टनरशिप एट विल कोई करता ही नहीं है प्रैक्टिकली, थोड़ा तो इच्छा नहीं हो धंधा बेच दो, तेरी इच्छा नहीं तो बाहर जा, इतना क्या पंचायत कर रहा है, धंधा बेचो, तेरे को तेरे हिस्सा चाहिए हिस्सा ले जा, काम खत्म कर, रिटायर हो जा। पार्टनरशिप एट विल कोई नहीं करता है, समझो बात, ठीक है। पर अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, आगे चलते हैं। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, जैसे फॉर्म ही मैंने 6 महीने के लिए बनाई थी, 6 महीने खत्म हो गए, तो फॉर्म भी खत्म, धंधा खत्म, बेचो। ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म फॉर विच द फॉर्म वाज फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनाई थी अपन ने एक काम करने के लिए, वो काम हो गया। पहला क्या था, एक टर्म के लिए बनाई थी, पीरियड के लिए बनाई थी, वो पीरियड खत्म हो गया, फॉर्म बंद। सेकंड में क्या है, कोई काम के लिए मैंने फॉर्म बनाई थी, वो काम खत्म, फॉर्म बंद। मान लो आप भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, मैं भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, ठेका मिल गया आपको, सरकारी ठेका मिलता है ना, कमाई तगड़ी होती है इसमें, टेंडरों में सबसे बढ़िया कमाई होती है गवर्नमेंट टेंडर्स में। तो आपने वो टेंडर उठा लिया, काम है 2 करोड़ रुपए का, आपको वो टेंडर मिल गया 5 करोड़, सरकार से 5 करोड़ मिलेंगे आपको, 2 करोड़ रुपए में आपको मिल गया वो टेंडर। आपने मेरे साथ में पार्टनरशिप कर ली, बोले कि देखो सर मैं तो हूं मध्य प्रदेश का, टेंडर है राजस्थान का, तो अब राजस्थान में मैं कहां से आऊं, राजस्थान में तो आपकी पकड़ है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने बोला एक काम करो, आप मेरे को तो 1 करोड़ रुपए दे देना नफे के, बाकी आप जानो और आपका काम जाने। ऐसा भी करते हैं लोग बाग। 5 करोड़ में तुमने काम लिया, तुमने 1 करोड़ रुपए रख लिए, अब तुमने मेरे को कितने रुपए दिए, 4 करोड़। अब 4 करोड़ में मुझे काम भी करना है, और जो बचेगा वो मेरा फिर कमाई हो जाएगी। या फिर तुमने बोला मैं तो 2 करोड़ रुपए रखूंगा 5 में से, अब मेरे को कितने रुपए दिए तुमने, 3 करोड़। अब 3 करोड़ मेरे को काम भी करना और जो बचेगा पैसा बचाना भी है, तो आप खुद ही सोचो मैं कैसे काम करूंगा। आपने 3 करोड़ रख लिए, फिर कितने दिए, 2 करोड़। अब काम भी करना है पैसे बचाना है, अब सोचो कैसा काम होगा। सीमेंट की जगह बजरी भरी जाएगी, और क्या, सरिये प्लास्टिक के लगाऊंगा, क्या करूं मतलब अभी क्या करें भाई, मतलब पैसे ही नहीं है। और फिर अगर कोई आएगा चेक करने वाला, उसकी जेब में भी माल डाल देंगे कि तू चुप रहे, मुंह में ठूस दो। यही हो रहा है, टेंडरों में ही कमाई है, गलत काम में ही पैसा। अभी देखते हो रील रोज चल रही है इंस्टाग्राम पे। तो कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पुलिया बनाने के लिए पार्टनरशिप की थी यार, सही गलत सब छोड़ो तुम, मैं तो सही आदमी हूं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के पुलिया बनाने के लिए मैंने पार्टनरशिप करी, वो पुलिया बना दी, पार्टनरशिप खत्म। तुम और मैं पार्टनर बने थे वो वेंचर करने के लिए, वेंचर हो गया, काम खत्म, तो पार्टनरशिप भी खत्म। चलते हैं आगे। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और डीड में कुछ बोला ही नहीं है, डीड में कुछ बोला ही नहीं है, या तो डीड में बोला होता कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को जो भी हिसाब किताब होता है वो हम हिसाब किताब कर देंगे और हमारा धंधा आगे चालू रहेगा। जिंदा पार्टनर धंधा करते रहेंगे, मरे हुए पार्टनर के लीगल हायर को पैसा चुका देंगे, तो बढ़िया बात थी। पर डीड ही नहीं है, डीड नहीं है तो जिस पार्टनर की डेथ हुई उस पार्टनर के घर वालों ने आगे पंगे डाल दिया आपके, बोले कि धंधा बेचो। बोले क्यों बेचे, तू तेरा हिस्सा ले ले, बोले नहीं तुम मेरा हिस्सा कम दे रहे हो, जमीन बेचो, जमीन के इतने भाव है, तुम तो जमीन के भाव कम लगा रहे हो। रिवैल्यू करते हैं ना लैंड को, लैंड बुक्स में दिख रही है 1 करोड़,
अपन ने रिवैल्यू करे कर दी 2 करोड़, फिर भी वो घर वाले कह रहे हैं, जिस पार्टनर की डेथ है उसे घर वाले कह रहे हैं नहीं साहब जमीन 2.5 करोड़ की है, आप 2 करोड़ कैसे लगा रहे हो, बेच लो, चलो एक काम करो बेचो, बेचो जमीन बेचो, सारा सामान बेच के फिर हिसाब किताब कर देना, हमें तैयार है। तो फिर करना पड़ेगा आपको। ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, तो समझ में आया थर्ड पॉइंट आपको। डी पॉइंट क्या है, ऑन एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, वही कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर अपने को बिजनेस बेचना पड़ सकता है, कोर्ट ने अगर ऑर्डर किए हैं तो। चलते हैं आगे। अब अगर कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, कोर्ट ही कह रहा है, सरकार नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सरकार कह रही है या कोर्ट कह रहा है, सरकार कौन सी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, और कोर्ट कौन सी पावर है, अपने को कौन कह रहा है, जुडिशरी कह रही है अपने को, कोर्ट कह रहा है, बोले भाई साहब धंधा बंद, धंधा बंद। अब कोर्ट क्यों कह सकता है, कोर्ट कह रहा है हमारा एक पार्टनर है ना, हमारा एक पार्टनर का दिमाग है ना, दिमाग हिल गया, अनसाउंड माइंड, ठीक है, व्हेन अ पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, कोर्ट ने बोला धंधा बंद करो भाई, धंधा बंद करो, बंद करना पड़ेगा। व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इज ड्यूटी, पार्टनर जिंदा तो है पर मुर्दा है, मतलब जिंदा तो है पर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो कोर्ट ने बोला बंद करो भाई, बंद कर दिया। जब एक पार्टनर ने ऐसा घिनौना काम किया कि हमारे बिजनेस को वो काम अफेक्ट कर रहा है, तुम क्या अज्यूम कर रहे हो दिमाग में, अरे मतलब कुछ भी अनसेंट किया, कोई का मर्डर वर्डर कर दिया, कुछ और कर दिया, मतलब उसने ऐसा काम कर दिया जिससे हमारे बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो कोर्ट ने बोला साले तेरा काम बंद, काम बंद। काम एक ने किया गलत काम, बस सारे जाते हैं। यही तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की लिमिटेशन है। तभी तो लोग बाग आजकल क्या बनाते हैं, LLP, क्या बनाते हैं, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। समझो बात, लफड़ाई तो यही है, एक पार्टनर ने गलत काम किया सारे मर जाते हैं। ईच एंड एवरी पार्टनर आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर देयर एक्ट, खुद के काम के लिए तो मैं लाइबल हूँ, दूसरे के काम के लिए भी लाइबल हूँ। यही तो सबसे खतरनाक बात है इस पार्टनरशिप की। इसलिए लोग बाग क्या बनाते हैं आजकल, कंपनी बनाते हैं या LLP बनाते हैं, तूने काम किया तू भुगत, हमको मत भुगतवा भाई साहब। आगे चलो, डी, when there is persistent breach of partnership agreement, साले रोज ही एग्रीमेंट तोड़ रहा है, रोज ही एग्रीमेंट तोड़ रहा है, एक पार्टनर रोज बदमाशी कर रहा है, समझा रहे हैं एग्रीमेंट में लिखा था, तू बकवास कर रहा है, तो कोर्ट में जाके हमने केस कर दिया, कोर्ट ने बोला धंधा बंद करो, धंधा बंद करेंगे। when the court consider dissolution justified, कोर्ट को लग रहा है ये धंधा बंद हो जाएगा तो ही संसार के लिए सही है, कोर्ट ने बोला बंद करो, बंद कर दिया, ठीक। when the business can be carried on only at लॉस, बिजनेस कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, पर वो बिजनेस होगा इसमें लॉस में ही होगा, तो कोर्ट ने बोला बंद करो, बंद कर दिया। ओके, समझ में आया। तो ये सर, ये 6 केसेस के अंदर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है और आपका बिजनेस बंद करा सकता है। बिजनेस बंद करना पड़ेगा, बंद करने का मतलब है असेट वगैरह बेचना पड़ेगा और लायबिलिटीज को चुकाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। चलते हैं आगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर है, थोड़ी देर पहले समझा रहा था। पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, इसका मतलब धंधा बंद हुआ है या रिश्ता बंद हुआ है, रिश्ता, रिलेशनशिप बंद हुआ है। पहले A और B पार्टनर थे, अब A और B और C हैं, तो A और B का जो रिश्ता था वो खत्म हो गया, अब नया रिश्ता बन गया है A और B और C का। तो पुराना वाला A और B का रिश्ता खत्म, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पुराना रिश्ता, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और नया रिश्ता चालू। फॉर्म बंद नहीं हुई है, धंधा बंद नहीं हुआ है, केवल रिश्ता बंद हुआ था। समझ में आ रहा है। चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इन सब में क्या 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 होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पर फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है या सिर्फ रिश्ते का, रिश्ते का, रिश्ता बदल जाता है ना, रिश्ता बदल जाता है ना। तो चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स पर फॉर्म कंटिन्यू। पर अगर फॉर्म ही डिसॉल्व हो जाती है, भाई साहब मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, थ्योरी आती है आपके, आपको पता हो तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, रिश्ता बंद हो रहा है या फॉर्म भी बंद हो रही है, रिश्ते के साथ साथ फॉर्म भी बंद हो रही है। क्लोजर ऑफ दी फॉर्म एंड टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल दी पार्टनर, मतलब फॉर्म भी बंद हुई, साथ ही साथ रिश्ता भी बंद हो गया। कोर्ट इंटरवेंशन,
अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कोर्ट के इंटरवेंशन से हो सकता है। कोर्ट ने बोला धंधा बंद करो, धंधा बंद कर दिया, या खुद की इच्छा से भी धंधा बंद कर सकते हैं। पर रिश्ते के बीच में कोर्ट नहीं कह सकता कि सी को पार्टनर बनाओ, बी तू रिटायर हो जा, जेठालाल मर जा। कोर्ट थोड़ा कहेगा यार, वो तो होगा जो हमारी इच्छा है, हम बनाएंगे इसको पार्टनर बनाएंगे, तुम कौन हो कहने वाले। तो यहाँ पे फिर कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। यहाँ पे तो हमारी इच्छा होगी ऐसे करेंगे, नए पार्टनर को एडमिट करना करेंगे, पुराने पार्टनर को रिटायर करना कर देंगे। पूरा पार्टनर की डेथ हो गई तो कोर्ट थोड़ा ऑर्डर देगा मर जा, आ जा, जा, ऐसे थोड़ा होता है। ठीक है, तो ऑलवेज वॉलेंटरी। क्लियर, चले आगे। बताना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, इन दोनों में से किसके अंदर, वन या टू में से किसके अंदर बिजनेस चलता रहता है? वन या टू? ऑब्वियसली टू में भाई। ए और बी पुराने पार्टनर थे, अब ए और बी और सी पार्टनर हैं, तो बिजनेस तो चल ही रहा है ना यार। बिजनेस कंटिन्यूज इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट अगर फर्म ही डिसोल्व हो गई है तो बिजनेस बंद हो जाता है। अगर बिजनेस बंद हो गया तो बुक बंद हो जाती है, या बिजनेस चल रहा है तो बुक चलती रहती है। बुक्स मतलब हिसाब किताब रे, हिसाब किताब। आगे असेट और लाइबिलिटी। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो असेट लाइबिलिटी बेचनी पड़ती है, लाइबिलिटी चुकानी पड़ती है। पर यहाँ पे तो बिजनेस बंद हो ही नहीं रहा, तो असेट्स को सिर्फ रिवैल्यू और लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं ताकि गेन ऑन रिवैल्यूएशन निकाल सके। याद है ना यार, एडमिशन रिटायरमेंट में क्या करते थे, असेट बेचते थे क्या आप, या असेट्स लाइबिलिटी को रिवैल्यू करते थे? रिवैल्यू करते थे। ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स एंड हो जाती है, यहाँ पे एंड होती है, बदल जाती है, बदल जाती है। पुरानी एंड हो जाती है, नई चालू हो जाती है, मतलब बदल जाती है। इफेक्ट क्या है, ये मस्त है, ये बहुत मस्त है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। यहां धंधा बंद हो रहा है तो रिश्ता ही बंद हो रहा है, यहां सिर्फ रिश्ता बंद हो रहा है पर धंधा बंद नहीं हो रहा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है, पर फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब फर्म का तो डिसोल्यूशन है ही, साथ में पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसको पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। अब सुनना ध्यान से, नहीं पढ़ा है कोई, मैंने पढ़ा दिया। चलो, अपने यहाँ पे कौन सा कंपटीशन है, कोर्स पहले करना है। मुझे पता नहीं है क्यों कंपटीशन चलता है आजकल, कोर्स पहले कराना पहले। अरे मार्च में एग्जाम है, आप क्या करोगे अक्टूबर में कोर्स करा के, मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? और फिर सीबीएसई बोर्ड कितने मतलब दिन का गैप देती है भाई। ऐसा हो कि भाई एक दिन का गैप मिल रहा है तो बच्चे को 2 महीने चाहिए प्रिपरेशन के लिए, पूरे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा बच्चे को सीए वाले एग्जाम से। एक दिन का गैप मिल रहा है, गैप ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो गैप भर भर के मिल रहा है। फिर आप कोर्स क्यों करा रहे हो अक्टूबर में? आराम से पढ़ा लो बच्चे को ढंग से, है कि नहीं? क्वेश्चन कराओ, इलस्ट्रेशन कराओ। अब इनके चक्करों में हमको भी फिर कम ज्ञान देना पड़ता है, उससे आप ही का नुकसान है, मेरा नहीं। मैं टू द पॉइंट बोलूंगा, टू द पॉइंट आपको समझ में आएगा। आगे की इधर उधर की बातें करूंगा ही नहीं, बात खत्म, इंटरेस्टिंग खत्म हो जाती है। चार चीजें नहीं बताता, बता ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्स कराने स्कूल में एग्जाम आ जाएंगे, घर वालों को फोन आ जाएंगे। समझो बात, क्या करें। हालांकि आपकी स्कूल को तो मैं बीट नहीं कर सकता भाई, आपकी तो 2 किताब हो गई होगी शायद, है? अच्छा स्टार्ट ही हो गया, मतलब थोड़ा पेस धीरे हो गया वापस। पर तुम्हारा तो फेब में 12th स्टार्ट हुई थी ना, सुना मैंने। तो तुम्हारी अभी तक केवल पार्टनरशिप खत्म हुई है। सही है भाई। चलो, तो ये थी बकवास बातें, अब चलते हैं हमारी काम की बातों पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब सुन लेना भाई क्या करना है, सुन लेना क्या करना है, ध्यान से, ध्यान से, एकदम ध्यान से। सबसे पहले लायबिलिटी पे करेंगे, असेट बेचेंगे। दिमाग लगा लो अपना। सर पहले तो असेट ही बेचेंगे, पैसे ही नहीं है, लायबिलिटी कहाँ चुकाओगे? तो पहले असेट्स को बेचेंगे। ठीक, इसके बाद लायबिलिटीज को पे करेंगे। इसके बाद लायबिलिटीज को पे कर दिया, इसके बाद में अब कुछ नफा नुकसान होगा तो नफा नुकसान बांटेंगे पार्टनर्स में। उसके बाद रिजर्व्स वगैरह बांटेंगे। उसके बाद पार्टनर्स को बांटेंगे, काम खत्म करेंगे। ज्यादा है ज्यादा बांट देंगे, कम है तो कम बांट देंगे, काम खत्म, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, एकदम ध्यान से देखना प्लीज। चैप्टर समझ में आ जाएगा पूरा, एकदम बता रहा हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना।
लायबिलिटी दो टाइप की लायबिलिटी होती है। एक तो होती है अपने पास में बाहर वालों का पैसा, एक होता है अपने पास में घर वालों का पैसा। बाहर वाले मतलब क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, किसी फ्रेंड ने लोन दिया, लोन फ्रॉम फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, लोन फ्रॉम फ्रेंड और रिलेटिव, या फिर किसी पार्टनर की पार्टनर का भी तो हो सकता है, पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया, या पार्टनर के हस्बैंड ने लोन दिया, या पार्टनर के जो भी ने लोन दिया, गर्लफ्रेंड ने लोन दिया, जो भी, ठीक है, बॉयफ्रेंड ने लोन दिया, जो भी, अपने लिए तो एक्सटर्नल है ना। पार्टनर अपना घर का है, पार्टनर की वाइफ, पार्टनर का हस्बैंड, पार्टनर की गर्लफ्रेंड, पार्टनर का बॉयफ्रेंड, पार्टनर के रिलेटिव, वो हमारे घर के नहीं, वो बाहर के हैं, ठीक। ओके, तो ये है सर अपने एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब सुनना, अगर पार्टनर ने हमको लोन दे रखा है तो वो भी क्या है, वो भी लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी? नहीं, वो भी एक्सटर्नल ही है। वो भी क्या है? एक्सटर्नल ही है। पार्टनर ने जो पार्टनर की कैपेसिटी में आपको दाम दे रखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल, वो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी है। पर पार्टनर ने आपको अगर लोन दे रखा है तो वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही है। इंटरनल नहीं है, गलत मत सीख लो आप। इधर देखो स्क्रीन पे, इंटरनल लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है? अरे पार्टनर की कैपिटल यार, और बस पार्टनर की कैपिटल ही होती है क्या इंटरनल लाइबिलिटी? ओ करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, और मैं लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ। लोन टू पार्टनर कहाँ से आया है यार, तुम बातें कर रहे हो यार। ये लो, पार्टनर करंट अकाउंट भी लाइबिलिटी है, इंटरनल। और अरे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर को, जो दे चुके हैं वो दे दिए भाई। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? तने रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? फायदा? नहीं, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होती है वो। रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्योंकि वो रिजर्व और सरप्लस में किसका पैसा रखा हुआ है? पार्टनर्स का। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या होती है? लाइबिलिटी। अब सुनना ध्यान से, सिर्फ फ्री रिजर्व और सरप्लस ही लायबिलिटी होती है। मान लो ऐसा कोई रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसके अगेंस्ट में हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम चुकाना है, तो वो लायबिलिटी है। हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। दिमाग लगाओ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर चुकाना है आपको रिजर्व से, तो वो रिजर्व कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। सुनना, अगर कोई रिजर्व आप पार्टनर में बांट सकते हो ना, तो इंटरनल लाइबिलिटी। अगर कोई रिजर्व आप पार्टनर में नहीं बांट सकते तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। वेरी गुड। तो सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं आज हमारी क्लास में, सबके फोन बज रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? पेंगविन तो नहीं है ना आप? बे तुम कहाँ से आए हो, इतने फोन बजवा रहे हो? क्या हो गया भाई बहन? फोन वोन थोड़ी देर साइलेंट कर दो, पढ़ा लूं मैं जरा। थोड़ा आपने मेरे को पैसा दिया है, जब तक नहीं पढ़ाऊंगा उस पैसे का तो वो मेरी लाइबिलिटी रहेगी। पढ़ा दूंगा तो वो लाइबिलिटी मेरी इनकम बन जाएगी। बनने दो इनकम, पढ़ाने दो चलो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर है और इसके अगेंस्ट में क्लेम है, तो ये मेरी बन गई एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंटरनल लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज का पैसा काट काट के, या एम्प्लॉयज के लिए पैसा हमने जमा कराया है फंड में, उस फंड में से सिर्फ एम्प्लॉय को ही पैसा मिल सकता है, पार्टनर को पैसा नहीं मिल सकता, तो वो कौन सी लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी।
जो भी पैसा पार्टनर को देना है ना वो इंटरनल लाइबिलिटी है, और जो पैसा बाहर वाले को देना है ना वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सिंपल सी बात है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और कोई लाइबिलिटी याद आ रही है आपको? और कोई लाइबिलिटी याद आ रही है आपको? ईपीएफ, ठीक है, ईपीएफ। और फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व पार्टनर में बटेगा या किसी बाहर वाले में? पार्टनर का पैसा है वो, पार्टनर का जो पैसा है वो अपने लिए कौन सी लाइबिलिटी होती है? इंटरनल। इसलिए फ्री रिजर्व कहाँ आएंगे? इंटरनल लाइबिलिटी में। देखो लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। पार्टनर में बटेगा या चुकाना पड़ेगा पैसा? पार्टनर में बटेगा, कहाँ आएंगे? इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नो फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट। अब तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट बिकने वाले हैं, ऐसी तैसी कराने का फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल अगर आप पार्टनरों में बांटोगे तो वैसे इंटरनल, पार्टनरों में बांटोगे तो इंटरनल टेक्निकली। लोन बाय पार्टनर्स, फूफा जी, एक्सटर्नल। लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर ये भी एक्सटर्नल। लोन बाय पार्टनर वाइफ भी एक्सटर्नल। लोन बाय पार्टनर फ्रेंड भी एक्सटर्नल। समझ में आ रही क्या? पार्ट लोन मतलब एक्सटर्नल, किसी ने मुझे लोन दिया है, एक्सटर्नल। पार्टनर ने कैपिटल का पैसा दे रखा है, इंटरनल। ठीक है, बात समझ में आ गई? पहली बात पक्की श्योर? ओके। अब सुनना ध्यान से, क्यों इतनी पंचायत करी इसलिए बताऊंगा अभी, है ना। असेट बेचेंगे, असेट बेचेंगे, सारे असेट बेचने जो बिक सकते हैं। कैश बिकता है क्या? अरे कैश तो बिका भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो सर? कैश तो वैसे ही कैश है, उसको क्या बेच के, उसको बेच के क्या आएगा? कैश ही आएगा, मतलब क्या करोगे? कैश तो ऑलरेडी रियलाइज है ना, मतलब कैश को थोड़ा बेचेंगे, कैश तो ऑलरेडी कैश में ही है। तो क्या करेंगे? फर्नीचर बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, बिल्डिंग बेच देंगे। डेटर को बोलेंगे यार पैसे दे, डेटर से पैसा ले लेंगे। ठीक है। और क्या बेच सकते हैं? स्टॉक बेच देंगे, सही बात है। और इंटेंजिबल एसेट बिक सकते हैं अपने, कोई अपन ने कोई फॉर्मूला अपने नाम पे रजिस्टर करा रखा है, पेटेंट अपने पास, कॉपीराइट है, वो बेच सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी बेच सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं। और लैंड बिल्डिंग बिक गई मैम, जमीन तो बेच दी हमने। बैंक बेच सकते हैं, बैंक। अरे सर बैंक तो बिका भाई है, बैंक में जो कैश पड़ा है कैश निकाल लो, उसको क्या बेचना है? बैंक हमारा थोड़ा है, बैंक में जो पैसा पड़ा वो हमारा, निकाल लो। कैश ऑलरेडी रियलाइज्ड है। तो वही असेट को बेचना जो आप बेच सकते हो भाई। जिसको बेच के कैश मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा, उसको बेच देना। जिसको बेच के कैश नहीं मिलेगा उसको नहीं बिक सकता। और जो ऑलरेडी कैश है उसको क्या बेचोगे? समझ में आ रही बातचीत? अरे बोलो क्लियर, पक्का क्लियर, श्योर? आपने पार्टनरशिप पढ़ लिया, दैट चैप्टर तो पढ़ लिया आपने। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लायबिलिटी में आता है, असेट में आता है? पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस असेट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये कहां दिखते हैं? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो शुभम, थोड़ा जोर डालो। शुभम कह रहा है यार ये कहां दिखते हैं यार, कहीं तो देखा यार, कहां दिखता है? पीएनएल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कहां दिखते हैं ये? असेट साइड पे। पर आप मुझे बताओ, क्या पीएनएल का डेबिट बैलेंस असेट होता है? वो असेट है या वो लाइबिलिटी है? अरे नहीं, वो तो लॉस है यार, वो तो नुकसान है, नुकसान। वो तो नुकसान है, वो थोड़ा ना बिक सकता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्जी असेट, फिक्टिशियस असेट फर्जी असेट, वो बिक नहीं सकते, ये तो नुकसान है। समझो आप? तो ये नुकसान भुगतान कौन भुगतेगा? पार्टनर भुगतेगा, ये बिक नहीं सकते हैं भाई। जो भी नहीं बिक सकता, असेट दिख रहा है बिक नहीं सकता, नुकसान पार्टनर झेले। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी कोई लायबिलिटी जिसको पेमेंट नहीं करना, फायदा हो गया, पार्टनर झेले। फ्री रिजर्व इंटरनल लायबिलिटी, पर पे थोड़ा करनी पड़ती है, गुल्लक का पैसा है, पे थोड़ा करना है, पार्टनरों बांट दोगे। मतलब पुराने प्रॉफिट्स और पुराने लॉस आज भी किसमें बांटेंगे भाई? पार्टनर में। इनको बेचना बेचना नहीं है, इनको पेमेंट नहीं करना। लॉस और प्रॉफिट कैसे पेमेंट करोगे, ऐसे बेचोगे? समझ में आ गई बातचीत? ओके। चलो कुल मिला के सारे एसेट बेच दिए जो बिके। ऑल दी एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक क्योंकि वो तो रियलाइज्ड है, एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एक्सेप्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट, एक्सेप्ट लोन टू पार्टनर। पार्टनर को लोन दे रखा है, पार्टनर को मैंने लोन दे रखा है, मेरा असेट है। पार्टनर को मैंने लोन दे रखा है, मेरा असेट है। पर पार्टनर कह रहा है
कि तुम हमसे पैसा मांगते हो ना फर्म। हमने कहा हाँ, तेरे को लोन दिया था मैंने। तो पार्टनर बोल रहा है यार मैं इस लोन का पैसा तुम्हें अलग से दूंगा, फिर तुम मेरी कैपिटल का पैसा अलग से दोगे, इससे बढ़िया ये पैसा कहाँ से काट लेना भाई, मेरी कैपिटल से काट लेना यार, माथा फोड़ी मत करो यार। ठीक, तो इसका पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, एक्सेप्ट लॉसेस, एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट, एक्सेप्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सेप्ट लोन टू पार्टनर विल बी ट्रांसफर, विल बी सोल्ड ऑफ। अब कहाँ जाएगा कैसे जाएगा वो बात की बात है, इसको बेच देंगे। ओके, बेच दिया, पैसा आ गया। अब पैसा आगे चुकाएंगे, पैसा चुकाएंगे। अब सबसे पहले किसको चुकाएंगे, सबसे पहले किसको चुकाएंगे यार, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और फिर इंटरनल लाइबिलिटी। अब देखो मैंने ये ना यहाँ हाथ रोक लिया मेरा, सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी को तो चुकाएंगे हम, नो डाउट। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में लोन फ्रॉम पार्टनर भी आता है, नो डाउट, लोन फ्रॉम पार्टनर इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और फिर चुकाएंगे हम किसको, इंटरनल लाइबिलिटी, यानी कि पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का करंट अकाउंट, रिजर्व सरप्लस को चुका देंगे, ठीक है। पर बात यह है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी में भी ज्यादा एक्सटर्नल कौन है, बाहर वाले। एक्सटर्नल तो सारे एक्सटर्नल से ज्यादा, और क्या होता है, बाहर तो बाहर है सर, घर का बाहर, घर का बाहर, बाहर का बाहर, बाहर का बाहर, बाहर का बाहर, घर का बाहर, सब बाहर, ज्यादा बाहर कम बाहर, बाहर सब एक्सटर्नल है। पर अपने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर प्रोविजंस कहते हैं कि सबसे पहले आपको उन एक्सटर्नल लायबिलिटियों को चुकाना है जो पार्टनर के लोन के अलावा है। वैसे तो पार्टनर ने जो लोन दिया वो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी ही है, पर इससे पहले किसको चुकाओगे, बाकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। लोन फ्रॉम पार्टनर इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, बट वी हैव टू पे अदर एक्सटर्नल लायबिलिटी बिफोर पेइंग लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर से मैंने लोन लिया, मेरी लायबिलिटी है, और भी ये सब बाकी मेरी सब लायबिलिटी है, ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। पर एक्सटर्नल लायबिलिटी में दो सेगमेंट कर दिए, एक तो अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और एक पार्टनर से जो लोन लिया है वो वाली एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पहले चुकाएंगे और पार्टनर के लोन को बाद में चुकाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। पर इन दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटी में पहले किसको पे करेंगे, पार्टनर के लोन के अलावा वाली एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पहले चुकाएंगे और फिर पार्टनर के लोन को चुका देंगे, क्लियर। और फिर लास्ट में किसका नंबर आएगा, बेचारे इंटरनल लायबिलिटियों का नंबर आएगा, घर वालों के पैसों का नंबर आएगा। समझ में आ गया। तो पहले किसको पे करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सेकंड लोन फ्रॉम पार्टनर, और थर्ड इंटरनल यानी कि पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया। असेट बेचा और इस सीक्वेंस में इनको पेमेंट चुका देंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, पक्का श्योर। अब एक और बात सुनना ध्यान से, असेट असेट को बेच के फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। लायबिलिटी को ज्यादा पे करना पड़ा, नुकसान हो गया, कम पे करना पड़ा, फायदा हो गया, पर पे तो करना पड़ेगा। तो ये जो असेट बेच के फायदा नुकसान है, लायबिलिटी को पे करके फायदा नुकसान है, ये सब फायदा नुकसान कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे ऑब्वियसली। फर्म किसकी थी, पार्टनर की थी, झेलेगा भी कौन, पार्टनर। तो एक जगह बनानी पड़ेगी हमको जहां पे हम असेट को बिकवाएंगे, लायबिलिटीज को पे करवाएंगे, और फिर जो फायदा नुकसान होगा, नफा नुकसान होगा, वो कौन बांट लेगा, पार्टनर्स बांट लेगा। तो ऐसी जगह को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं कमॉन, रियलाइजेशन अकाउंट। तो असेट्स को हम कहां भेजते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में पहले भेजते हैं, फिर असेट को बेचते हैं। पहले तो असेट को भेजेंगे, फिर असेट को बेचेंगे, लायबिलिटी को भी वहां भेजेंगे, फिर लायबिलिटी को पे करेंगे, ठीक। और भी छोटे मोटे एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कोई असेट कह रहा है, कोई पार्टनर कह रहा है कि ये असेट तो मैं ले जाऊंगा, मेरे बच्चे खेल लेंगे, ओके। ये लायबिलिटी तो मैं चुका दूंगा, मेरी वाइफ का लोन है, मैं झेल लूंगा मेरे घर पे, तुम चिंता मत करो, ओके। ठीक है, हम चिंता नहीं कर रहे, तू देख लेना तेरे हिसाब से। कोई पार्टनर कह रहा है ये असेट मैं लेके जाऊंगा, कोई पार्टनर कह रहा है ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा। तो ये छोटे मोटे सारे एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, उसी रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, हेलो, समझ में आ रहा है। और फिर उस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते टाइम पे जो गेन या लॉस आएगा वो कहाँ बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। समझ में आया, यस और नो, ओके। चेक करना सर।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? असेट्स को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला स्टेप ध्यान रख लेना, चैप्टर चालू हो चुका है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? असेट्स को ट्रांसफर करते हैं। कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफर ऑफ ऑल दी असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। पर कौन से असेट ट्रांसफर नहीं होंगे? कैश और बैंक। क्यों? ये तो ऑलरेडी रियलाइज है ना। अरे यार, लैंड और बिल्डिंग को बेच के रोकड़ा चाहिए, तो ये तो वैसे ही रोकड़े में है। जो रोकड़े में, उसको कैसे रोकड़े में लाओगे? वो तो रोकड़े में ही है, मतलब कैश में ही है, ठीक है। तो कैश और बैंक को नहीं बेच सकते, ठीक। पार्टनर को हमने लोन दे रखा है, इसको भी हम नहीं बेचेंगे, मतलब इसको भी हम नहीं बेचेंगे। पार्टनर कहेगा इसका पैसा मैं आपको अलग से नहीं दूंगा यार, मेरी कैपिटल में काट लेना, ठीक है भाई। और जो ये फर्जी असेट है, फर्जी असेट जो असेट ही नहीं है, फिक्टिशियस असेट, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, पेंडल का डेबिट बैलेंस, ये सारे असेट्स हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिकने नहीं वाले, फर्जी असेट है भाई। ये असेट ही नहीं है, नुकसान थे तो पुराने, ये तो पुराने नुकसान थे भाई। जो असेट साइड में दिखा रहा था बस, पर ये असेट थे ही नहीं, तो इसको भी ट्रांसफर आपको असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। तो बताओ कौन से असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है? जो बिक सकता है उसको ही आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर। हो सकता है बाद में ना बिके, हो सकता है बाद में ना बिके, पर जो बिकने की क्षमता रखता है उसे कहां भेजना है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ओके ओके ओके, क्लियर। ओके। अब सर आपने बोला ये फिक्टिशियस असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, पर आपने ये भी तो बताया कि डिसोल्यूशन फर्म का मतलब हो रहा है धंधा बंद, धंधा बंद का मतलब बुक्स बंद, बुक्स का मतलब सारे अकाउंट बंद। अब फिक्टिशियस असेट को अगर मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करूंगा तो जिंदा रह जाएगा, मारना तो पड़ेगा इसको। तो फिक्टिशियस असेट को कहां ट्रांसफर करेंगे? लॉस है ना, ये तो क्या है, ये तो लॉस है, तो ये लॉस कौन झेलेगा? पार्टनर्स में बांट देंगे, पार्टनर्स झेल ले भाई लॉस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट। सारे एसेट जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए तब क्या एंट्री कर दी थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। सर ये क्रेडिट क्यों किया असेट को? यार असेट बुक्स में क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ट्रांसफर करते टाइम क्या करना पड़ेगा? असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। असेट खत्म, बुक्स में से असेट खत्म। फिक्टिशियस असेट को बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट खत्म। आगे, अब ये लोन टू पार्टनर है। अब दो केस है, या तो पार्टनर अपने लोन का पैसा चुका देगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है तो ठीक है, तो लोन टू पार्टनर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। अगर पैसा मिल जाएगा उसका तो बाहर का बाहर ले लो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर असेट था मेरा, पैसा मिल गया, असेट बेच के क्या मिला, क्या एंट्री करो? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, सिंपल। और अगर लोन टू पार्टनर, पार्टनर कह रहा है कि नहीं मैं इसका पैसा आपको नहीं दूंगा, आप मेरी कहां से कम कर लो? कैपिटल से, क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। ओके, जो भी केस होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। आगे नहीं दिया रहेगा, कैसे करना है बता दूंगा। कैश और बैंक बैलेंस है, इसे कहीं पे ट्रांसफर करना है? नहीं नहीं नहीं, इसे तो इस्तेमाल करेंगे हम। किस में इस्तेमाल करेंगे? लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका तो हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, इसको किसी में ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। आगे देखो, असेट ट्रांसफर हो गए। अब अभी तक असेट ट्रांसफर किया मैंने, असेट को बेचा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं असेट को सिर्फ अभी तक मैंने ट्रांसफर किया है, अभी तक असेट बिके नहीं है। अब क्या करेंगे? अब लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। अब लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे कहां पे? रियलाइजेशन में। तो ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है उसे कहां ट्रांसफर कर दोगे आप? रियलाइजेशन में। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बुक्स में? डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट होता है। ट्रांसफर करते टाइम पे क्या एंट्री होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने हमको लोन दे रखा था, हमारी क्या थी ये? लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी थी। तो इसको भी वैसे तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना चाहिए था, ऑब्वियसली करना चाहिए। इसको तो वैसे रियलाइजेशन में, एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो है ही ना, इसको भी वैसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना चाहिए, पर इसे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। कारण समझो, कारण समझो। रियलाइजेशन में इसलिए ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटी तो है, पर इसको पेमेंट एक नंबर में मिलना है, दो नंबर में मिलना है, फर्स्ट प्रायोरिटी में मिलना है, सेकंड प्रायोरिटी में मिलना है, सेकंड प्रायोरिटी पे। तो सेकंड प्रायोरिटी वाली चीजों को रियलाइजेशन में मत भेजो, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई साहब। इसको इसलिए अलग रखो बाहर, बस यही रीजन है। बाकी अगर आप लोन टू पार्टनर को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दोगे पाप नहीं है,
है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, को चुकाना है मुझे, और मुझे लोन का पैसा पार्टनर को चुकाना है। चुकाना है मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी है मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब रिलेशन में डालना चाहिए। पर क्या कहते हैं कि भैया एक्सटर्नल लायबिलिटी को तो रखो अपने रिलेशन में, और लोन टू पार्टनर भी वैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी है, पर इसको रिलेशन में मत डालो क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर क्या है, सेकंड है, इसको बाहर रखो। समझ में आया क्या? मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर करनी रिलेशन में, अदर देन पार्टनर्स लोन विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, पार्टनर लोन को बाहर रखेंगे, पार्टनर लोन को बाहर रखेंगे। ओके क्लियर? क्यों रख रहे हैं बताओ बाहर, क्यों रख रहे हैं बाहर? क्या चुकाने का इंटेंशन नहीं है क्या मेरा? चुकाऊंगा, इंटेंशन है मेरा, साफ है इंटेंशन, तो फिर क्यों रख रहे हो बाहर? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे है। हो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो लोन बाय पार्टनर को इसलिए कहीं पे ट्रांसफर नहीं करते, इसको बाहर रखते हैं, इसे कहीं ट्रांसफर नहीं कर रहे, इसको पेमेंट करेंगे, अलग से पेमेंट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल को कहीं ट्रांसफर करना है क्या, ये इसका अलग से अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, केवल रियलाइजेशन में कौन सी लायबिलिटी जाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो पार्टनर्स लो कैपिटल को भी थर्ड नंबर में चुकाना है, इसको बाहर रखो, इसको बाहर रखो, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाहर रखो, ठीक है? आगे पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कहां पे ट्रांसफर कर दोगे भाई? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर पार्टनर्स करंट में डेबिट बैलेंस था तो पार्टनर करंट आज क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट। पार्टनर करंट में क्रेडिट बैलेंस था तो पार्टनर करंट आज डेबिट हो जाएगा। ये तो दोनों एंट्री रिपीट हो गई, गलती कर दी हमारे टाइपिस्ट ने, कोई बात नहीं, सही कर देता। पार्टनर करंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, सिंपल। मतलब पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस है तो कहां से एडजस्ट करना है भाई, कैपिटल से एडजस्ट कर देना है। ओके आगे देखो, अब क्या होगा? अब ये रिजर्व और सरप्लस कहां ट्रांसफर होंगे? क्या ये कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी है क्या? क्या रिजर्व का पैसा मुझे किसी थर्ड पार्टी को चुकाना है क्या, या ओनर को चुकाना है? ओनर को चुकाना है यार, तो ये रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला, मतलब बात बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। अरे तुम्हारे को मैंने गिफ्ट नहीं दिया ना? हाँ यार, कल पक्का। अरे मैं भूल जाता हूँ यार, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा यार, सॉरी यार, कल दे दूंगा पक्का। वो मैंने बोला था ना टेस्ट में टॉप 10 परफॉर्मेंस को मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट रहेगा आपकी। अब यार देंगे क्यों नहीं यार, क्या बात कर रहे हो यार? अरे मैं भूल जाता हूँ, मैं घर के बाहर नहीं जा रहा, अब ऊपर घर नीचे कोचिंग, तो अब लगता है यहीं रहो दिन भर भाई। ओके चलो, तो ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व कर दिया अपन ने पार्टनर्स कैपिटल में। अब क्या सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। अब सर रिजर्व होते हैं हमारे पास में अलग अलग टाइप के। अब कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जिनका रिश्ता असेट से होता है, उस रिजर्व का नाम बताओ, ऐसा रिजर्व जिसका नाम रिश्ता असेट से है। आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका रिश्ता किससे था? इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से। इन्वेस्टमेंट आपने कहां डाला होगा? इन्वेस्टमेंट आपने कहां डाला होगा? अरे क्या असेट में कहां डाला होगा? रियलाइजेशन में। तो आईएफआर भी कहां जाएगा? रियलाइजेशन। सिंपल सर, पर ये तो फ्री रिजर्व है तो पार्टनर में जाना चाहिए, आपने कहा था। हाँ पार्टनर में जाना चाहिए, पर इसकी अकाउंटिंग किस टाइप से करते हैं हम लोग? इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाते हैं थ्रू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में रिजर्व डाल दिया और रियलाइजेशन का बैलेंस लास्ट में कहा जाएगा? पार्टनर्स में। तो इसको थ्रू रियलाइजेशन पार्टनर्स में लेके जाना होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहां गया? रियलाइजेशन में, तो इसका रिजर्व भी कहां डाल दो? रियलाइजेशन में। मैं फिर कह रहा हूं ये रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, पर रियलाइजेशन के थ्रू जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में डाला तो इससे जुड़े हुए रिजर्व भी कहां डालो? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। इसलिए क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी रिजर्व है जो असेट्स से रिलेटेड है, उस रिजर्व को भी कहां डाल देना? रियलाइजेशन में। तो मैं फिर कह रहा हूं इस रिजर्व का मुझे पैसा नहीं चुकाना है, ये मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, पर फिर भी इस रिजर्व कहां डालना? रियलाइजेशन में। ओके इस चीज का ध्यान रखना। आगे इसके अलावा ये बहुत अच्छी बात है, आपके पास था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से,
1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था आपके पास। हमारे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 60,000 का। तो आप बताओ कितना रिजर्व फ्री है, कितना फ्री नहीं है? 60 फ्री नहीं है और 40 फ्री है। मतलब इस 1 लाख के रिजर्व में से 60,000 चुकाने पड़ेंगे। इस रिजर्व में से देंगे हम, रिजर्व बनाए इसलिए था। तो 60,000 का रिजर्व का डाल देना रियलाइजेशन में। चुकाना पड़ेगा मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब रियलाइजेशन। और जो फ्री है वो कहाँ चल जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। अरे आया गया यार। जो फ्री पोर्शन है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, और जो लाइबिलिटी वाला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। यहां तक पता अपन ने क्या किया? यहां तक अपन ने कर दी बैलेंस शीट खाली। असेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, सब कुछ ट्रांसफर, बैलेंस शीट खत्म। अब बताओ रियल खेल क्या चालू होगा, जो कल देखेंगे हालांकि, पर क्या खेल चालू होगा? अब असेट्स बेचेंगे, लाइबिलिटी चुकाएंगे, ठीक है, और गेन और लॉस पार्टनर्स में बांटेंगे, फिर पार्टनर्स का पैसा चुकाएंगे। ये सारा काम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। समझ में आ रहा है ना? ओके गाइस, बाय बाय, आई होप समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 कल पढ़ेंगे।